Morning students, my name is Abhishek Singh and I welcome you all to our YouTube channel DPSBM IC Blari. Students, today we are going to study our second chapter of history of class 8th, that is from trade to territory. देखिए बच्चों, इस चैप्टर का क्या नाम है? From trade to territory, the company establishes power. From trade to territory, the company establishes power. अब इस चैप्टर के नाम को जरा ध्यान से देखिए. फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी. ट्रेड का मीनिंग क्या होता है? व्यापार. टेरिटरी का मतलब क्या होता है? कोई टेरिटरी होती है, कोई एरिया जिस पर आपका कंट्रोल हो. द कंपनी एस्टेब्लिशेस पावर. अब कंपनी अपनी पावर को क्या कर देती है? स्थापित कर देती है. कंपनी अपनी पावर को क्या कर देती है? स्थापित कर देती है. पिछली वीडियो जो हमने देखी थी, पिछली वीडियो में हमने किस बारे में बात करी? पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि मॉडर्न हिस्ट्री में आप क्या पढ़ने वाले हैं. मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हैं? एंशिएंट हिस्ट्री में हम क्या पढ़कर आए? 6th क्लास में जो भी हमने हिस्ट्री पढ़ी वो किसका पार्ट थी? एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट थी. 7th क्लास में हमने जितनी हिस्ट्री पढ़ी वो किसका पार्ट थी? मिडीवल हिस्ट्री का पार्ट थी. और 8th क्लास में हम जितनी भी हिस्ट्री पढ़ेंगे वो किसका पार्ट है? मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है. किसका पार्ट है बच्चों? मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है. देखिए, पिछले चैप्टर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री भी पढ़ा था. तो क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री एक तो एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न था. दूसरा क्लासिफिकेशन जेम्स मिल ने जो दिया था वो क्या दिया था? जेम्स मिल ने क्लासिफिकेशन दिया था किसके बेसिस पे? हिंदू, मुस्लिम और मॉडर्न. मॉडर्न क्यों? क्योंकि उस समय तक ब्रिटिशर्स आ गए थे और ब्रिटिशर्स उन्होंने ये कहा, ये तर्क दिया कि ब्रिटिशर्स इंडिया की सोसाइटी को डेवलप कर रहे हैं. देखिए, अब जब ब्रिटिश जो आए थे, अंग्रेज जो आए थे, हम सभी जानते हैं हमारे देश में व्यापार करने के लिए आए थे. अंग्रेज हमारे देश में व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन ऐसी कंडीशंस बनती चली गई कि उन्हें व्यापार की जगह यहां पर राज करना पड़ा. व्यापार की जगह राज करना पड़ा. राज करने का उनका कोई भी इरादा नहीं था. हिंदुस्तान पे शासन करने का उनका कोई भी इरादा नहीं था. वो तो सिर्फ व्यापार करने आए थे, लेकिन जब उन्होंने यहाँ की बहुत सारी कंडीशंस को देखा तो वो यहाँ पर राज करने पर क्या हो गए? मजबूर हो गए. उन्हें यहाँ पर राज करना पड़ा, अन्यथा उन्हें बहुत नुकसान होने वाला था. देखिए, ब्रिटिशर्स जो थे कौन से देश के थे? कौन से कॉन्टिनेंट से थे? यूरोप कॉन्टिनेंट से थे. कौन से कॉन्टिनेंट से थे? यूरोप. हमारे 7 कॉन्टिनेंट होते हैं, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एंटार्क्टिका, ऐसे ही नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका. तो यूरोप कॉन्टिनेंट से कौन थे? ब्रिटिशर्स थे. तो यूरोप के जो देशों के जो लोग थे उनके इंडिया से, इंडिया मतलब जो हमारा देश है, हमारे देश से, हमारे देश के बीच में और यूरोप के बीच में ट्रेड होता था बहुत टाइम से. हमारे देश के बीच में और यूरोप के बीच में ट्रेड हुआ करता था एंशिएंट टाइम से. एंशिएंट टाइम से मतलब हजारों सालों पहले से. हजारों सालों से ये ट्रेड चलता हुआ आ रहा है. हजारों सालों से ये ट्रेड चलता हुआ आ रहा है. अब यूरोप से इंडिया आने के 2 तरीके थे. एक तो था बाय लैंड, जमीन के रास्ते से, और दूसरा था बाय वाटर. या तो यूरोप से इंडिया आना है तो जमीन के रास्ते से आएंगे या जल मार्ग के रास्ते से आएंगे. अब लैंड रूट से कैसे आते थे? पहले वो ब्रिटेन से कहां जाते थे? ब्रिटेन से जाते थे टर्की, टर्की से जाते थे ईरान, इराक, फिर जाते थे अफगानिस्तान, और ऐसे चलते चलते वो इंडिया आ जाया करते थे. ऐसे चलते चलते इंडिया, और वाटर से कैसे आया करते थे? मेडिटेरियन सी के थ्रू वो वाटर से इंडिया में आया करते थे. एक तो लैंड रूट, दूसरा वाटर रूट. एक तो लैंड, जमीन के रास्ते से आएंगे, दूसरा किसके रास्ते से आएंगे? पानी के रास्ते से आएंगे. लेकिन एक समय आता है 1453 का. समय क्या आता है? 1453 का. 1453 का एक ऐसा समय आता है जब इस लैंड रूट के बीच में कौन कौन से देश पड़ रहे हैं? टर्की पड़ रहा है. यहां पर जो अरब्स थे या तुर्क्स जो थे उनका राज हो जाता है.
इस लैंड रूट पर किसका राज हो जाता है? अरब्स का या तुर्क्स का राज हो जाता है। और जब इनका राज इस लैंड रूट पर हो जाता है तो ये यहाँ लैंड रूट से जाना लोगों का क्या करा देते हैं? बंद करा देते हैं। अरब्स क्या करा देते हैं? इस लैंड रूट से लोगों का निकलना बंद करा देते हैं। अब इस रूट से होते हुए आएंगे ये, लेकिन यहाँ से आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। अगर बढ़ेंगे भी तो यहाँ पर इन्हें बहुत सारा टैक्स देना पड़ेगा या फिर इनका सामान लूट लिया जाएगा। तो ब्रिटेन के लोगों को होने लगा बहुत नुकसान, ब्रिटेन के जो व्यापारी थे उन्हें होने लगा बहुत नुकसान। अब नुकसान की भरपाई ब्रिटेन ही नहीं, मतलब पूरे यूरोप के जितने भी व्यापारी थे, अब वो लैंड रूट से इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकते थे। हिंदुस्तान के साथ ट्रेड वो लैंड रूट से नहीं कर सकते थे। और जब हिंदुस्तान के साथ वो ट्रेड लैंड रूट से नहीं कर सकते थे और हिंदुस्तान से उन्हें बहुत ज्यादा फायदा हुआ करता था, इंडिया से बहुत ज्यादा फायदा हुआ करता था, तब वो अब क्या करेंगे? अब वो क्या करेंगे? देखो कुछ समय गुजरा, समय आता है 1492 का। 1492 डेट याद रखना। एक देश है स्पेन, यूरोप में ही। स्पेन के एक नागरिक थे कोलंबस। क्या नाम है? कोलंबस। 1492 स्पेन के एक नागरिक थे कोलंबस। वो निकलते हैं स्पेन से किसकी तलाश में? इंडिया की तलाश में। 1492 में स्पेन के कोलंबस जो थे, एक व्यक्ति कोलंबस थे, वो अपने जहाज पे, वो अपने शिप से निकलते हैं इंडिया की तलाश में। इंडिया तक पहुंचने के लिए एक सी रूट को देखने के लिए निकलते हैं, मतलब समुद्री मार्ग। समुद्री मार्ग की तलाश क्यों करनी स्टार्ट करी? क्योंकि लैंड वाला जो था ना, बाय लैंड, अब वो आ नहीं सकते थे। क्यों नहीं आ सकते थे? क्योंकि 1453 में अरब्स ने उस लैंड वाले एरिया को, जहां पर निकलते थे, जिस लैंड से वो आते थे, उस पर कब्जा उनका हो गया था और वो निकलने देते नहीं थे। तो 1492, अब देखो व्यापारी है, व्यापारी कब तक चुप बैठेगा? 53, 63, 73, 83, 93, लगभग 39, 40 साल तक शांत बैठे रहे। अब वो इंडिया की तलाश में कौन निकले? कोलंबस। तो कोलंबस इंडिया की तलाश में तो निकले, लेकिन इंडिया पहुंच नहीं पाए। इंडिया की तलाश में तो निकले, इंडिया पहुंच नहीं पाए। और इंडिया की जगह ये कहां पहुंच गए? ये पहुंच गए नॉर्थ अमेरिका में। कहां पहुंच गए? नॉर्थ अमेरिका में पहुंच गए। नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, आप जानते हैं, उस कॉन्टिनेंट में ये पहुंच गए। और वहां पहुंच के इन्हें लगा कि भाई अब मैं इंडिया आ गया। वहां जब ये पहुंचे तो इन्होंने वहां के लोगों को देखा, तो वहां के लोगों को देखकर इन्होंने बोला उन्हें रेड इंडियंस। क्या बोला? रेड इंडियंस। अब इन्होंने ये रेड इंडियंस क्यों बोला? आपने अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति देखे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा कैसा है? गोरा सा और लाल लाल सा चेहरा है। तो वो नॉर्थ अमेरिका के जो लोग होते थे उसी तरीके के होते थे, ओरिजिनल जो लोग होते थे। बाकी लोग दूसरी जगह से आके वहां पर बसे हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें रेड इंडियंस बोला। अब देखो इनका तो सफर क्या रहा? अनसक्सेसफुल रहा। इंडिया खोजने निकले थे, इंडिया नहीं खोज पाए। अब समय आता है 1497 का। कौन सा समय आता है? 1497 का। 1497 में एक और इंसान हुआ करते थे जिनका नाम था वास्को डी गामा, और ये एक पोर्चुगीज थे, मतलब पुर्तगाली थे। पुर्तगाल भी एक कंट्री है यूरोप की। वास्को डी गामा जो थे पुर्तगाली थे, और पुर्तगाल के राजा ने इन्हें भेजा था इंडिया को खोजने, इंडिया की तलाश करने। और ये 1498 में इंडिया पहुंच जाते हैं। और इंडिया में भी कहाँ पहुंचते हैं? ये इंडिया में पहुंचते हैं कैलीकट। ये कैलीकट और कलकत्ता अलग अलग हैं, ऐसे कोलकाता मत समझ लेना। ये कैलीकट है केरला में, मतलब साउथ इंडिया का जो केरला है, इस समय केरला है, उसका एक शहर हुआ करता था कैलीकट। और ये वहां पर पहुंच जाते हैं कब? 1498 में। 1498 में केरला में होते हैं बहुत सारे स्पाइसेस, मसाले, बहुत सारे मसाले होते हैं। तो ये अपने शिप में, कौन? वास्को डी गामा अपने शिप में बहुत सारे मसाले भरकर कहां ले जाते हैं? अपने देश ले जाते हैं। कहां? पुर्तगाल में ले जाते हैं। वास्को डी गामा कौन थे? एक पोर्चुगीज थे। 1498 में ये इंडिया आए। इंडिया में किस जगह आए? कैलीकट आए। कैलीकट में किस जगह? केरला। वहां पे बहुत सारे स्पाइसेस का ट्रेड होता था। अब बहुत सारे स्पाइसेस का ट्रेड होता था तो ये बहुत सारे स्पाइसेस
अपने जहाज में भरते हैं और कहाँ ले जाते हैं, जिस देश के वो होते हैं वहां पर ले जाते हैं। और यकीन मानिएगा वो स्पाइसेस जो होते हैं वो ये कहा जाता है, कुछ बुक में कहा जाता है 30, कुछ बुक्स में कहा जाता है 60 टाइम्स ज्यादा रुपए के बेचते हैं। मतलब अगर यहां से वो 1 रुपए का स्पाइसेस लेके गए तो वहां पे जाके उन्होंने 60 रुपए के बेचे या 30 रुपए के बेचे। कितना मुनाफा हुआ? 30 गुना ज्यादा मुनाफा। जितने की उन्होंने चीज खरीदी उससे 30 गुना ज्यादा मुनाफा किसे मिला? वास्को डी गामा को मिला। अब ये बात जाके ये अपने देश में बताएंगे कि नहीं बताएंगे? अपने देश में बात जाकर ये बताएंगे, और जब ये बात अपने देश में जाके बताएंगे तो इनके देशों से जहाजों की बाढ़ आनी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सारे जहाज आने लगेंगे हिंदुस्तान से, क्या खरीदने? स्पाइसेस खरीदने। क्या खरीदने? स्पाइसेस खरीदने। बहुत सारे जहाज इंडिया में आने लगेंगे। अब देखो, अब यूरोप, हमने बात करी थी यूरोप की और इंडिया की, और इन दोनों के बीच में ट्रेड की बात हुई है। यूरोप की बात हुई है, इंडिया की बात हुई है, और इन दोनों के बीच में ट्रेड की बात हुई। हमने बात करी पहले कैसे होता था, लैंड के थ्रू होता था, बाद में कैसे होने लगा, वाटर के थ्रू होने लगा, क्योंकि लैंड वाला जो एरिया था वो दूसरों ने कब्जा लिया था और वहां से निकलना बंद हो गया था। तो ये इतनी चीज हमारे सामने आई। अब 1498 तक हम यहां पर आ गए हैं। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से यूरोपियन कंट्रीज के लोग थे या कौन कौन से यूरोपियन थे जो हिंदुस्तान में आए और हिंदुस्तान में ट्रेड करने के लिए आए। इस बारे में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले 1498 में इंडिया में आते हैं पोर्चुगीज। अभी पढ़ा था हमने, वास्को डी गामा सबसे पहले आए, ठीक है। अब 1498 के बाद 1498 के बाद 1596 में कौन आए? इस समय आते हैं डच, ठीक है जी। उसके बाद 1608 में आते हैं इंग्लिश, मतलब अंग्रेज लोग, ब्रिटिश लोग आते हैं। 1616 में आते हैं डेनिश, और इन सब के बाद में आते हैं 1664 में आते हैं फ्रेंच। 1664 में कौन आते हैं? आते हैं फ्रेंच। सबसे पहले पोर्चुगीज आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रेंच आए। अब देखिए, 1498 में आए और ये 1596 तक दूसरे आए। इन दोनों के बीच में कितने ईयर्स का गैप है? 98 ईयर्स का। 98 साल तक पोर्चुगीज के लिए सब चीज बढ़िया चल रही थी। उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, ट्रेड में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। अकेले आते थे, लेकर जाते थे, मुनाफा कमाते थे। और जब ये इतना मुनाफा कमा रहे थे तो ये बाकी के जो देश थे ना, और बाकी के देशों के व्यापारी थे, ये इस चीज को देख रहे थे कि यार ये इंडिया जाते हैं, इतना मुनाफा कमा रहे हैं, बड़ा पैसा छाप रहे हैं, बहुत नोट छाप रहे हैं, क्यों ना हम भी करें। 1596 में फिर डच आए, 1608 में फिर इंग्लिश आए, 1616 में डेनिश आए, और 1664 में आए फ्रेंच। 1664 में कौन आए? फ्रेंच। अब जब इतना मुनाफा कमता हुआ देखा तो 1600 एडी में ब्रिटेन के कुछ व्यापारी जाते हैं वहां की महारानी के पास। ब्रिटेन के कुछ व्यापारी किसके पास जाते हैं? वहां की महारानी के पास। वहां पर महारानी मतलब राजशाही रूल था, वहां पर महारानी थी, उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि देखो देखो, पोर्चुगीज जाते हैं, इतना मुनाफा कमाते हैं, डच जाते हैं, इतना मुनाफा कमाते हैं, हमें भी परमिशन दो कि हम भी इंडिया से ट्रेड कर सकें, हमें भी परमिशन दो कि हम इंडिया से ट्रेड कर सकें। और 1600 में इन्हें ये परमिशन मिल जाती है। 1600 में ही इन्हें ये परमिशन मिल जाती है और एक कंपनी बनती है जिसका नाम होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें कुछ शेयर किसका होता है? महारानी का भी होता है। प्रॉफिट का कुछ शेयर महारानी को भी जाएगा और बाकी कुछ शेयर इस कंपनी के पास रहेगा। अब देखो, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या राइट्स मिले? इस ईस्ट इंडिया कंपनी को ये राइट्स मिले कि पूरे ब्रिटेन में कोई भी कंपनी इंडिया जाकर ट्रेड नहीं कर सकती। सिर्फ किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के। पूरे ब्रिटेन में
कोई भी कंपनी ट्रेड नहीं कर सकती। सिर्फ कौन सी कंपनी जाकर ट्रेड करेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करेगी। अब यहां पर देखो 1498 में पोर्चुगीज आए, 1596 में डच आए, 1608 में इंग्लिश आए, 1616 में डेनिश आए और 1664 में फ्रेंच आए। अब जब ये सारे लोग यहां पर ट्रेड कर रहे हैं, सारे के सारे लोग कहां ट्रेड कर रहे हैं? इंडिया में ट्रेड कर रहे हैं। तो इंडिया में जब इतने सारे लोग ट्रेड कर रहे हैं और ये तीनों पार्टी क्या खरीदती थी यहां से? एक तो खरीदती थी स्पाइसेस, दूसरा खरीदती थी कॉटन और तीसरा खरीदा जाता था सिल्क या कॉटन और सिल्क से बनी हैंडीक्राफ्ट्स गुड्स, हैंडीक्राफ्ट गुड्स, ये सारी चीजें खरीदी जाती थी। अब जब खरीदने वाला पहले एक होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खरीदने वाले अब 5 हो गए हैं और पांचों के बीच में क्या बढ़ेगा? अब कंपटीशन बढ़ेगा और कंपटीशन बढ़ने की वजह से इन पांचों के बीच में होगी लड़ाई। कंपटीशन बढ़ने के वजह से इन पांचों के बीच में होगी लड़ाई और इनकी लड़ाई कुछ इस तरीके के होती थी, ये एक दूसरे के जहाज डुबा दिया करते थे पानी में और अलग अलग तरीके से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट करा। अब इस स्टोरी को हम यहीं छोड़ेंगे, अब हम फिर आएंगे हमारी दूसरी स्टोरी पर। देखो अब हम आएंगे 1526 से 1536 मैं आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि या इस टाइम पीरियड को देखकर आपको कुछ याद आ रहा है? आपने 7th क्लास में क्या पढ़ा था? बाबर को पढ़ा था। बाबर इंडिया में कब आया? 1526 में और कब तक राज करा? 1530 तक। अभी इस कहानी को मैं इस कहानी से किस तरीके से जोड़ूंगा, बस आप ये देखते रहें, मजा आ जाएगा एकदम। बाबर के बाद कौन बना? हुमायूं बना। हुमायूं 1530 से 1540 तक राजा बना और उसके बाद 1555 से 56, 1556 में हुमायूं की डेथ हो जाती है। हुमायूं के बाद राजा बनता है हुमायूं का बेटा अकबर और वो राजा बनता है 1556 से 1605 तक। ठीक है जी। अकबर के बाद राजा कौन बना? जहांगीर, और वो राजा बनता है 1605 से 1627 तक, 1627 1628 तक। जहांगीर के बाद राजा कौन बनता है? राजा बनता है शाहजहां, 1628 से 1658। और शाहजहां के बाद राजा बनता है औरंगजेब। कौन राजा बनता है? औरंगजेब। ये 1658 से 1707 तक राजा बनता है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है बच्चों, इनका राज था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी है? 1600 में। इंडिया में कब आई? 1608 में। अब इंडिया में 1608 में किसका राज है? जहांगीर का। इंडिया में 1608 में किसका राज होगा? 1605 से 1627 तक जहांगीर का राज रहा। तो 1608 में इंडिया में किसका राज रहा होगा? जहांगीर का। तो देखो अंग्रेजों के साथ आए थे एक कैप्टन हॉकिंस। क्या नाम है? कैप्टन हॉकिंस। ये कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह लाते हैं, जहांगीर को कुछ गिफ्ट्स देते हैं, जहांगीर को खुश कर देते हैं और जहांगीर इन्हें परमिशन दे देते हैं कि आप इंडिया में ट्रेड कर लो, आप इंडिया में ट्रेड कर सकते हो, आपको इंडिया में ट्रेड करने की आज़ादी हमने दी, आपको इंडिया में ट्रेड करने की आज़ादी हमने दी। 1615 में देखो इन्होंने 1608 में परमिशन ले ली, लेकिन 1615 में एक और थे जिनका नाम था थॉमस रो। ये भी ब्रिटिशर्स थे। अब ये भी जहांगीर को किसी तरीके से खुश कर देते हैं और जहांगीर इनसे कह देते हैं कि आपको इंडिया में फ्री ट्रेड करने की आज़ादी हम देते हैं, इंडिया में हम आपको फ्री में ट्रेड करने की इजाज़त देते हैं। इस समय तक ये मुगल डायनेस्टी चल रही थी। इस समय यहां पर क्या चल रही थी? मुगल डायनेस्टी। लेकिन मुगल डायनेस्टी में राजा कौन थे? जहांगीर। और जहांगीर ने परमिशन दे दी कि ऐसे थोड़ा व्यापार करने आए हैं, गरीब लोग हैं, थोड़ा व्यापार कर लेंगे, इनका भला हो जाएगा, क्या जा रहा। 1615 में भी थॉमस रो को परमिशन दे दी, किसने? जहांगीर ने। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब ये अंग्रेज ही इनके ऊपर चढ़कर बैठ जाएंगे।
ये अंग्रेज ही इनके ऊपर चढ़कर बैठ जाएंगे। तो देखो 1608 में इंग्लिश बने, 1616 में डेनिश, 1664 में कौन बने, फ्रेंच बने। फिर इधर मुगल डायनेस्टी के बारे में पढ़ा और परमिशन किसने दी, परमिशन दी हमारी जहांगीर ने परमिशन दी, किसको, कैप्टन हॉकिंस को परमिशन दी और थॉमस रो को परमिशन दी। किस चीज की परमिशन दी, ट्रेड करने की परमिशन दी गई। तो पिछले साल हमने अच्छे से देखा था कि 1526 एडी से लेकर 1707 एडी तक, या हम कह सकते हैं बाबर से लेके औरंगजेब तक मुगल एम्पायर क्या था, काफी पावरफुल था। मुगल एम्पायर क्या था, काफी पावरफुल था, बहुत शक्तिशाली मुगल एम्पायर था। लेकिन औरंगजेब के टाइम पे, औरंगजेब के टाइम पे 1658 से लेकर 1707 के टाइम के बीच में बहुत सारी ऐसी चीज होती हैं जो आगे चल के मुगलों को खत्म करने का काम करेंगी। इस समय शिवाजी ने औरंगजेब की नाक में बहुत दम करा था, शिवाजी ने मुगल्स को बहुत नुकसान पहुंचाया था, बहुत हानि पहुंचाई थी। इसके अलावा औरंगजेब की जो नीतियां थी, दूसरे धर्मों के विरोधी जो नीतियां थी, हिंदू विरोधी हो चाहे सिख विरोधी हो, दूसरे धर्मों का जितना नाश औरंगजेब ने किया था उतना नाश किसी ने नहीं किया था। तो औरंगजेब के प्रति बहुत सारी नफरत थी और जगह जगह पर लोग बगावत पर उतर आए थे, जगह जगह पर लोग बगावत पे उतर आए थे। लेकिन औरंगजेब के बाद जो राजा बनता है वो औरंगजेब का बेटा बनता है, जिसका नाम था बहादुर शाह फर्स्ट। ये राजा बनता है 1707 में और ये 1707 से लेकर 1707 से 1712 तक राजा रहता है। अब देखो औरंगजेब ने जो रायता फैलाया था उसको समेटने की कोशिश किसने करी, बहादुर शाह ने उस रायते को समेटने की कोशिश करी। बहादुर शाह ने बहुत सारा दिमाग लगाया, दूसरे धर्मों को अपने साथ लाने की कोशिश करी और वो कुछ हद तक कामयाब भी रहा, लेकिन 1712 में ये निकल लेते हैं। इसके बाद जो राजा बनते हैं वो बनते हैं जहांगीर शाह। जहांगीर शाह, और जहांगीर शाह राजा बनता है सिर्फ एक साल के लिए, 1712 से 1713 के लिए। जहांगीर शाह के बाद राजा कौन बनेंगे, जहांगीर शाह के बाद राजा बनेंगे फारुख सियार। फारुख सियार 1713 से लेकर 1719 तक कौन राजा बने, फारुख सियार। फारुख सियार के बाद जो राजा बने वो थे रफीउल दर्जत, 3-4 महीने का कार्यकाल रहा उनका। उसके बाद बने रफीउल दौला, रफीउल दौला, ये लगभग 5-6 महीने तक टिके। उसके बाद जो राजा बनता है वो बनता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह राजा बनते हैं और ये 1719 से लेकर 1748 तक राज करते हैं। ठीक है, मोहम्मद शाह के बाद राजा बनते हैं अहमद शाह, और अहमद शाह के बाद जो राजा बनते हैं वो बनते हैं आलमगीर सेकंड। अहमद शाह का जो कार्यकाल रहा 1748 से 1754 तक रहा और आलमगीर का जो कार्यकाल रहा वो 1754 से 1759 तक रहा। कहां तक, 1754 से लेकर 1759 तक का इनका कार्यकाल रहता है। अब देखिए उस समय पर क्या होता था, कोई पावरफुल किंगडम है ना, अगर मान लो मुगल बहुत पावरफुल किंगडम हुआ करता था, काफी पावरफुल किंगडम हुआ करता था, तो राजा हर जगह तो राज कर नहीं सकता, तो वो जगह जगह अपने सूबेदार छोड़ता था कि इस एरिया के सूबेदार आप हो, इस एरिया के आप हो, और वो उन सूबेदार से टैक्स कलेक्ट करता था। जगह जगह अपने सूबेदार छोड़े, उन सूबेदारों से कलेक्ट करना, टैक्स को कलेक्ट करा करता था। लेकिन जब यहाँ का, और ये कब हो रहा है, जब किंगडम बहुत पावरफुल है, तो ये सूबेदार क्या होंगे, अपने आप में लॉयल होंगे। इन्हें पता है अगर इन्होंने राजा से गद्दारी करी तो राजा सेना लेकर चढ़ बैठेगा और मार बैठेगा, तो ये राजा से गद्दारी किसी तरीके से सूबेदार नहीं करते थे। कब, जब किंगडम, साम्राज्य जब बहुत ताकतवर हुआ करता था, राजा बहुत ताकतवर हुआ करता था, औरंगजेब जैसा। लेकिन जब कमजोर राजा आने लगे, बहादुर शाह,
4-5 साल टिके, 1 साल टिके, फिर 3-3, 4-4 महीने वाले राजा आए, फिर 1 साल वाला राजा आया, फिर 6 साल वाला आया। तो ऐसे करके ये किंगडम जो होने लगा ना, किंगडम काफी कमजोर होने लगा। और जब किंगडम कमजोर होने लगा तो ये सूबेदार जो थे, इन सूबेदार ने खुद को राजा घोषित कर दिया कि अब इस एरिया के राजा हम हैं, इस एरिया के राजा हम हैं। अब जब सूबेदार ने खुद को राजा घोषित कर दिया तो या तो सेना इतनी पावरफुल हो किंगडम की कि उस पर जाकर अटैक कर ले। देखो, कोई सूबेदार अगर धोखा देगा तो उसको पनिशमेंट कैसे दी जा सकती है? अपनी सेना लेकर जाओ, उसे खत्म करो और उस एरिया को अपने कंट्रोल में कर लो। लेकिन अगर सेना इतनी पावरफुल नहीं है कि उसको अटैक करके खत्म कर सके, फिर तो वो राजा बन ही गया ना। तो ऐसे करके इंडिया हमारा बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया था। हमारे देश बहुत सारे टुकड़ों में डिवाइड हो गया था। और ऐसे ही बंगाल का एक एरिया था। बंगाल में राज करते थे 1757 के टाइम पे बंगाल में राज करते थे नवाब, और नवाब का नाम था सिराज उद दौला। नवाब का नाम क्या था? सिराजुद्दौला नाम था नवाब का। अब देखो फिर से कहां पहुंचो आप? 1608 में और 1615 में। 1608 में मैंने क्या बताया था? ट्रेड की परमिशन ली। किससे मिली? मुगल एम्पायर से मिली। 1615 में फ्री ट्रेड की परमिशन मिली। तो फ्री ट्रेड की परमिशन किसने दी थी? मुगल ने दी थी। लेकिन नवाब जो थे बंगाल के, अब वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुके थे और कह चुके थे कि मुगल के अंडर नहीं है, हम खुद ही अपने आप में राजा हैं। तो अंग्रेज इन्हें भी टैक्स नहीं दे रहे थे। अंग्रेज तो फ्री ट्रेड मान रहे थे ना मुगल वाला। तो इन साहब का माथा ठनका। इन्होंने कहा भाई ऐसे कैसे टैक्स नहीं दोगे हमें? तो ब्रिटिशर्स ने कहा टैक्स नहीं देंगे। इन्होंने कहा तुम टैक्स दोगे और बचोगे, ये हमारा बंगाल है और हमारे बंगाल में हम राजा हैं, और हम राजा हैं तो तुम टैक्स भी दोगे और नई नई बिल्डिंग्स भी नहीं बनाओगे, और ट्रेड जब तक नहीं करोगे जब तक तुम हमें टैक्स नहीं दोगे। तो इसी कारण से 1757 में होती है एक जंग जिसे कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी। जंग का क्या नाम था? दोनों के बीच में एक वॉर होती है जिसे कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें सिराजुद्दौला की लड़ाई किससे होती है? सिराजुद्दौला की लड़ाई होती है अंग्रेजों के साथ, और अंग्रेजों को लीड करते हैं रॉबर्ट क्लाइव। अब इस जंग में कौन जीता, कौन हारा, ये आपको जानने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के नेक्स्ट वीडियो का इंतजार जरूर करना। क्लाइमेक्स पे छोड़कर जा रहा हूं आपके लिए। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। आप इसे ना, इस चैप्टर को एक कहानी की तरह पढ़ें, इस चैप्टर को चैप्टर की तरह ना पढ़ें, कहानी की तरह पढ़ें। दोनों स्टोरी को रिलेट करें। मुगल वाली चीज और ब्रिटिशर्स की पैरेलल चल रही है, लेकिन एक टाइम के बाद ब्रिटिशर्स मुगल को क्या कर लेंगे? ओवरशैडो कर लेंगे, ओवर पावर कर जाएंगे। और कैसे करेंगे? ये बैटल ऑफ प्लासी तय करेगी, और बैटल ऑफ प्लासी आपको देखने को मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए।